वही लोग जो मुझे कहते थे तुमने इनकम टैक्स छोड़ के बहुत जुल्म किया अपने आप पे, अपने बच्चों पे, और तुमने रिश्वत ना लेके बहुत बड़ा गुनाह किया, और तुमने मतलब इतने लोगों को अपने इस शौक़ के पीछे जो है ना वो इतनी सफरिंग दी है। वही लोग अब कहते हैं यार तनवीर तू यार अच्छा लगा है? तू लगा रहा है यार, तू बाज नहीं आया यार। मेरा कुकर हारा नहीं मरा है, और मेरी बेटी ने पूरा जिला मारा है। मैट्रिक के इम्तिहान में मेरी मीनू पूरे जिले में अव्वल आई है, और ढोल बजा देने वाले। जहाँ हम हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत ही स्टीरियोटिपिकल और रिस्ट्रिक्शंस वाले फादर्स और ताया चाचा देखते हैं, उसमें आपके अगर रीसेंट रोल की बात करें तो राबिया के ताया या मीनू के बाप का जो जर्द पत्तों का बन में कैरेक्टर था, ये क्या मोटिवेशन होती है इस तरह के कैरेक्टर्स चूज़ करने की? किसी भी एक्टर के पास जो मोटिवेशन होती है वो तो काम होता है, क्योंकि जो भी किरदार हमें मिलता है वो हम होते नहीं हैं, तो जो होते नहीं है वो करने का ही असल में ये सारा उसके पीछे जो एक चीज़ जो लेके चल रही होती है, जो ताकत है वो यही है। तो इन बोथ दी सीरियल्स, तन मन नीलो नील भी और जर्द पत्तों का बन भी, क्रेडिट गोज़ टू मुस्तफ़ा अफरीदी एंड ऑब्वियसली सैफी हसन, क्योंकि दोनों के वही डायरेक्टर हैं और दोनों के वही राइटर हैं। ताया जी, आप मुझे बेटी समझते हैं ना? समझने वाले पे खुदा की लानत। बेवकूफ, मैं तो तुझे अपनी बेटी मानता हूँ। तू है ही मेरी बेटी, अपने हाथों से खिलाया मैंने तुझे, है? चांदन है तू मेरे घर का। तो क्या चानन आपसे गिला कर सकती है? 1000 गिले कर ले। कामनी की बात है, वो मुझे छत से गिराकर मार डालने की धमकियां दे रहा है। तो क्या आप इन किरदारों को चूज करते हुए ये सोचते हैं कि क्या इम्पैक्ट इसका सोसाइटी पर होगा? हाँ, ये एक जिम्मेदारी है किसी भी राइटर की, किसी डायरेक्टर की और किसी भी एक्टर की, क्योंकि डिलीवर एक्टर के मुंह से होना है वो। तो हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात तो हम नहीं कर रहे जो हमारे लिए गुनाह जारिया हो जाए। जिस तरह सदका जारिया होता है ना, इसी तरह गुनाह जारिया भी होता है। या मौला करीम, दिन में 8-10 बार तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए बांगें देने वाला ये मोमिन आज अपने पहले दंगल में उतर रहा है। जिस तरह ये तेरे दीन को बचा रहा है ना, तू भी इसको दुश्मनों की बुरी नजर से बचा, इसको मैदान में सर बुलंद कर दे। अगर तूने इसे आज जिता दिया ना, तो अगला जुमा मैं पहली साफ में पढ़ूंगा। डिस्पाइट बीइंग सच अ फाइन एक्टर, क्या वजह है कि इतने साल लगे वो रिकॉग्निशन जो हम आज देख रहे हैं आपके नाम के साथ या इन किरदारों के साथ जो आप अभी कर रहे हैं? किसी का कसूर नहीं है सिवाय मेरे। सिर्फ काम आता होना काफ़ी नहीं होता, उसे मार्केट कैसे किया जाए वो शायद नहीं आता था। शायद तबीयत में एक लावालिपन था, एक लापरवाही थी, एक जोम सा भी था। किसी जोम में नहीं रहना चाहिए। मुझे काम आता है, किसी को नहीं आता। So, आपने कहा कि सिर्फ काम आना काफ़ी नहीं है, तो ये हम इंडस्ट्री के उससे या जो भी डायनामिक्स हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या आपने देखा कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं? हम जब कास्टिंग कर रहे होते हैं तो कास्टिंग को हम इतना आसान समझते हैं कि जैसे टेम्पलेट्स रखे हुए हैं, राइट, और टेम्पलेट उठाई, उसमें तस्वीरें फिट की और चल। नहीं भैया, ढूंढो, ऑडिशंस रखो, लोगों को बुलाओ। किसी को गेट से अंदर दाखिल ही नहीं होने देंगे, किसी को मौका ही नहीं देंगे अपने तक रसाई का, तो वो तो फिर यही कहेगा ना कि यार ये बहुत बड़े जालिम लोग हैं। इस मुफ्तखोर ने जिंदगी में दाल के सिवा कभी कुछ नहीं खाया, और तू इसको मेरा असील कुकर खिलाने का वादा कर रही। आफरीन है तुझ पे। जल्दी सलाम फेर और मुझे जवाब दे।
सो आपने अपनी बात की कि गांव से आपका ताल्लुक़ रहा है या डिफरेंट हम तबकों की बात करते हैं। सो इस इंडस्ट्री में अपने लिए राहें हमवार करना कैसा प्रोसेस था, कितना आसान या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? चीचावतनी के एक गांव चक नंबर 112 7R से उठ के आना और फैमिली बैकग्राउंड आपका उसके साथ बिल्कुल भी मैच ना कर रहा हो शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ, और आपके पास कोई सिफारिश भी ना हो, वो सारे मराहिल उन मुश्किलों से गुज़र के नहीं आता मैं, तो शायद जितना अच्छा आप एक्टर आप मुझे कह रही हैं उतना मैं ना होता। जो पहला मेरा कमर्शियल जो था ना एडवेंचर, वो मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे था। मतलब मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की, मैंने थिएटर किया, स्टेज कंपेयरिंग की। हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या ऐसे होता है कि जब आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं या रिसोर्सफुल एक वो होता है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या मौके मिलते हैं कंपेयर्ड टू अगर आप हैं या ऐसा कोई है हम्बल बिगनिंग्स हैं? जब कोई शख्स वैन पे जिसमें उसे सीट भी नहीं मिलती और वो रुकू की हालत में सफ़र करके पीटीवी तक पहुंचता था और उसके चेहरे पे और कपड़ों पे और जूतों पे धूल पड़ी होती थी, और उसके मुकाबले में एक उसी उम्र का नौजवान गाड़ी की चाबी यूं घुमाते घुमाते आता था, तो उसके प्रोटोकॉल में और उसके प्रोटोकॉल में बहुत फ़र्क होता। सो ये पीटीवी से प्राइवेट चैनल्स की तरफ का सफ़र कैसा था? अंसारी साहब, इकबाल अंसारी साहब इधर हेड थे जियो के, तो उनकी कॉल आई मुझे एंड ही सेड के यार तुम इतने अच्छे एक्टर हो, तुम काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी मैं तो करना चाहता हूँ हमेशा, मैं तो बैठा हूँ। तो कहते तुम कराची आ जाओ। तो आ जाओ। अब मेरा ये मसला था, मैं कराची इसलिए नहीं आ सकता था कि मेरे पास 6 महीने का राशन ना तो घर के लिए था और ना मेरे अपने लिए था जो मैंने कराची में आके। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मुझे बुला लेना, जैसे कि अब बुलाया।